हर दिन हजारों लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। दिन ब दिन मुंबई की इस बढ़ती आबादी के साथ साथ क्राइम भी यहाँ अपनी जड़ें फैला रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। मुंबई में हुए इन दो अपराधों ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक तरफ जहाँ एक यंग मॉडल का मर्डर हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक 12 साल के बच्चे का। दोनों की पूरी जिंदगी अभी बाकी थी। क्या ये दोनों किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हुए थे? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड थे या अलग थे? आखिर हुआ क्या था इन दोनों के साथ जो इनका अंजाम इतना भयानक हुआ? चलिए हम कहानी को वहां से शुरू करते हैं जब पुलिस को 12 साल के बच्चे की लाश मिली। बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी और उसकी जेब में जो आईडी कार्ड था, उसके हिसाब से उसका नाम विनीत माथुर है। न्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में। सर पेरेंट्स? सर बिजनेसमैन किशन माथुर का बेटा है। सर 3 दिन पहले उसकी मां ने स्कूल में कंप्लेंट भी की थी। विनीत 3 दिनों से स्कूल नहीं आया था। स्कूल वालों को लगा कि शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई हो, लेकिन उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। 3 दिन हो गए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाओ। ठीक है सर। हेलो गाइस, मैं आपको आज अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे पापा। चलिए गाइस, अभी मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाता हूँ। ये है मेरी मम्मी। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और हम विनीत से करते हैं बहुत सारा प्यार। पढ़े। सर हम आपके पास कंप्लेंट लिखाने आ ही रहे थे कि आपका फोन आ गया कि विनीत की डेड बॉडी मिली है। विनीत 3 दिन से यानी 7 सितंबर से मिसिंग था। आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर हम स्कूल से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। विनीत क्या हुआ? अकेले क्यों जा रहे हो? मैं चल रहा हूँ ना स्कूल छोड़ने। अरे पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले स्कूल जा सकता हूँ। अरे पर पापा बिलीव मी, पास में ही तो है। विनीत पैदल ही स्कूल जाया करता था। जब 7 सितंबर को वो वापस नहीं लौटा तो हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। करीब 9 बजे के आसपास हमें एक आदमी का फोन आया। 20 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तेरे पास झूठ मत बोल, सोच ले। बेटा चाहिए या पैसा? मैंने किसी तरह उसे 15 लाख पे मनाया और उसने कहा कि अगले दिन वो पैसा सुंदर नगर बैक रोड पर रखने के लिए, और साथ में ये भी कहा कि विनीत सिर्फ 1 घंटे के अंदर घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन विनीत वापस नहीं आया। सर हमें लगा कि हमें 1 दिन और इंतजार करना चाहिए। मैंने बहुत बार उसका कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। अगर आप 7 सितंबर को ही हमारे पास आ जाते तो शायद विनीत की जान बच सकती थी। सर मैंने कितनी बार किशन को बोला कि पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा इनको पता है कि क्या कर रहे हैं, अगर बाहर जाते तो हमारा बेटा बच जाता। आप मेरे बेटे के कातिलों को छोड़िएगा मत सर, उनको जरूर सजा दीजिएगा। आप सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। शिरके, किशन की सारी डिटेल्स निकालो और स्कूल और पड़ोस में पूछताछ करो। कुछ तो है जो सही नहीं है। विनीत पढ़ने में तो एवरेज था और वैसे काफ़ी हंसमुख और चंचल भी था, और कभी उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं थी। विनीत ने क्रिकेट खेलते टाइम एक बार मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया था, पर सामने से आके सॉरी भी बोला था और खिड़की का शीशा ठीक भी करा दिया था। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। माथुर ने बहुत पैसा कमाया था, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। शीतल थोड़ा रिजर्व ही रहती थी, उससे तो मेरी केवल हाय हेलो ही होती थी। वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। आइए सर, आइए मैम। मैम घर पूरा फर्निश्ड है, सोफ़ा है, डाइनिंग है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी लगा हुआ है। आप देख लीजिए। नाइस। और मैम सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ज़रूर। वैसे आप तो बड़े यंग लग रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में कैसे? एक्चुअली ये घर मेरे मॉम के नाम पे है। अब मॉम गाँव गई है तो घर दिखाना मेरा ही काम है। अच्छा। उधर अंदर क्या है? बेडरूम है। दिखाइए। आइए।
विनीत के क्लासमेट्स ने विनीत को आखिरी बार अपनी घर की तरफ जाते हुए देखा था। जैसे कि विनीत के फादर किशन ने हमें बताया था, विनीत स्कूल से घर पैदल आया जाया करता था। और सर ये माथुर की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इनफैक्ट मियाँ बीबी में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, पैसों को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उनका। सर ये उस नंबर की डिटेल्स है जिसे रैंसम कॉल आया था। ये नंबर किसी राधेश्याम गुप्ता का है और एड्रेस लक्ष्मी नगर का है। राधेश्याम गुप्ता जी। विनीत माथुर को क्यों मारा? कौन विनीत? मैंने किसी को नहीं मारा सर। जिस नंबर से उसे रैंसम के लिए कॉल आ रहे थे वो तुम्हारे आधार कार्ड से लिया गया। देखो ये देखो सर, ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ ये फोटो स्टेट मेरे आधार के पर, मेरा आधार कार्ड मेरे पास है, ये देखिए। सर आधार कार्ड तर याचंच आहे। घर की तलाशी सर। अरे सर कहाँ जा रहे हैं सर? क्या तलाशी लेंगे सर? क्या करते क्या हो? घर में कौन कौन है? साहब मैं अकेला रहता हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जॉब बंद हो गई है सर। पिछले 2 महीने से काम की तलाश में हूँ सर। कुछ नहीं मिला। शहर छोड़ के जाना मत। जी सर। शिरके राधेश्याम की लोकेशन और सीडीआर निकलवा। चलो राघव। जाना कहाँ है? वो घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। पास में शर्मा जी की शॉप है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है चलो। चलो। नमस्ते। जी नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैं ओम कश्यप हूँ, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी से। आप यहाँ सोसाइटी में नए हैं? जी हम नए हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? जी मैं और मेरी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। हमारा होलसेल का बिजनेस है और हमें एक बड़ा घर चाहिए था, तो हमने ये घर किराए पे लिया है। क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन किया है? नहीं क्या अंकल, अच्छे वाले लोग हैं, आप परेशान मत होइए। अरे लेकिन सोसाइटी का रूल है ना भाई। पता है अंकल, सोसाइटी का रूल है, ये घर मेरा है, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं? जी जी अब बिल्कुल। तो ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए ओम जी, अब तो हम पड़ोसी हो गए हैं, तो अब तो मिलते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए ओम जी। नमस्ते। चलिए। थैंक यू। सर विनीत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से विनीत की मौत 7 सितंबर को रात में 9 से 11 के बीच में हुई है। मौत गला दबाने की वजह से हुई है सर। यानी जिस दिन विनीत किडनैप हुआ उसी दिन उसे मार दिया गया। किडनैपर ने इरादा बनाया था कि विनीत को जिंदा वापस नहीं सौंपना है। हो सकता है सर। वैसे सर ये भी हो सकता है कि विनीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की हो, या फिर विनीत किडनैपर के साथ खुद गया हो, कोई ऐसा जो माथुर परिवार का जानने वाला हो। वैसे हम बाकी के एंगल भी चेक कर रहे हैं सर। सर 7 सितंबर की दोपहर राधेश्याम की लोकेशन विनीत के स्कूल के आसपास की भी नहीं थी। उसकी लोकेशन के हिसाब से अगले 3 दिन तक वो अपने घर पे ही था। तृप्ति ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के अपना फोन घर पे छोड़ के गया हो। ये राधेश्याम का आधार कार्ड किशन माथुर को देखा, हो सकता है वो उसे जानता हो। ठीक है सर। अरे साहब ये तो नकली नोट है, मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। अरे मैडम नोट तो नकली है। नकली? ये लो। ये भी नकली है। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? नुकसान तो मेरा भी हो रहा है ना। मुझे पता नहीं कौन दे गया ये नोट। हेलो नरेन, मेरे तो सारे नोट नकली हैं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है, हमें चूना लगाया गया है। ये तो राधेश्याम है, मैं जानता हूँ इसे। क्या इसने मारा है हमारे बेटे विनीत को? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। आप कैसे जानते हैं इसे? सर ये राधेश्याम मिताली और नरेन खन्ना के लिए काम करता था।
उसकी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में। इन लोगों से मैं पिछले साल मिला था एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के सिलसिले में। कैसी स्कीम? सर, इन्वेस्टर को हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है जिससे वो उसके लिए गोल्ड खरीदते हैं, और 11 महीने के बाद में गोल्ड की कीमत के हिसाब से उसे उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं, जो कि जमा करी हुई राशि से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। सर, यही सोचकर मैंने भी पैसे इन्वेस्ट करे थे, लेकिन ये लोग मेरे पैसे बिना दिए गायब हो गए थे। सर, अंधेरी में बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी जहाँ पर इनका ऑफिस था। आपके पास कोई फोटो है इनकी? सर, फोटो तो नहीं है, लेकिन मुझे इनके चेहरे याद हैं। स्केच बनवा सकते हैं? जी। शिरके, इनको और राधेश्याम को साथ में बिठा के इस खन्ना दंपत्ति का स्केच बनवाओ। तब तक मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। पेमेंट का डिफॉल्ट करने के बाद खन्ना दंपत्ति पिछले 1 महीने से रेपो चेक कर रहे हैं। कोई लीड नहीं मिली पाटिल साहब? नहीं, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग की थी। हमने डाकिया कॉलोनी वाला घर भी चेक किया जो उन्होंने किराए पे लिया था, और पुलिस से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ खास लीड हाथ नहीं लगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये भी नकली है, सिर्फ 20% नोट असली है। ये सब बेकार है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो कर सकते हैं ना हम इन नोटों का। क्या करेंगे? ये देखो, स्केच छपे हम दोनों के, पुलिस खुद हमें ढूंढ रही है। अब तो भांडा फूट गया। इतने सारे लाखों के नकली नोटों का क्या करेंगे हम? नकली नोटों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और रही बात हमारी, तो सर, ढाके कॉलोनी का घर भी चेक कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर खन्ना दंपत्ति 1 महीने से गायब है और किडनैपिंग में उनका हाथ है, तो उन्होंने अपना रहने का इंतजाम कहीं ना कहीं तो किया होगा ना। सर, या फिर ये भी हो सकता है कि विनीत को किसी और ने किडनैप किया। हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। शिरके, एक काम करो, किशन माथुर के बैंक अकाउंट्स चेक करो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे लेने के बाद भी जब किडनैपर ने विनीत को वापस नहीं दिया, उसके बाद भी किशन हमारे पास नहीं आया, ऐसा क्यों? नीता कोहली, योर नेक्स्ट। डॉक्टर, मैं ना अपना चेहरा देख देख के पक चुकी हूँ। मुझे ना कुछ चेंज चाहिए जो सबको पसंद आए। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। ओह यस, वी कैन डू सो मच। सिलिकॉन बोन लगा के आपके नोज को लंबा और शार्प कर सकते हैं। सिलिकॉन बैग से चीक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। प्लेट लगा के आईज को और बड़ा कर सकते हैं। एनहांस कर सकते हैं थ्रेड से। नाउअडेज वी कैन डू वंडर्स। ओह वाह, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, मैं सारी पेमेंट कैश में करूँगी, चलेगा ना? नो इश्यूज। इसकी कॉस्ट होगी 5 लाख। इतना? 5 लाख? आप अपने फेस पे खर्च कर रही हैं, जिसे दुनिया देखेगी। वो अभी आपके पहले जो लड़की गई, अनन्या कुल्हारी, उसे आप जानती होगी, सुपर मॉडल है। उसने मुझे 20 लाख पे किए हैं, वो भी कैश। अपने चेहरे के दम पे बहुत कुछ बेचती है वो। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। आपने 8 सितंबर को जब किडनैपर को पैसे दिए तो अपने बैंक से सिर्फ 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। उस विड्रॉल से पहले न बाद में आपने कोई बड़ा विड्रॉल किया, तो बचे हुए 10 लाख आपने कैसे मैनेज किए? कैश थी क्या? सर, कैश नहीं, फेक मनी। मैंने किडनैपर को 10 लाख के नकली नोट दिए थे। नकली पैसे? आपने हमारे बेटे विनीत को बचाने के लिए किडनैपर्स को नकली पैसे दिए और हमारे बेटे की जान जोखिम में डाल दी आपने। शीतल, मुझे लगा था जब तक उसे पता चलेगा हमारा विनीत वापस आ चुका होगा। सर, मैंने असली और नकली नोटों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप भी देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे। ये नकली नोट अपने पास रखना और उनका इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, आप जानते हैं? जानता हूं सर, लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे कोर्ट में पूछेंगे ना तो मैं मुकर जाऊंगा। अरे क्या मुकर जाएंगे? इन नकली पैसों की वजह से किडनैपर्स ने हमारे विनीत की जान ले ली। पैसे देने से पहले विनीत की जान जा चुकी थी। कहाँ
पुलिस में चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। आज आपकी वजह से हमारा विनीत नहीं है हमारे साथ। शांत हो जाइए। सर, इस माथुर ने अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं की और इसकी हिम्मत तो देखिए, किडनैपर्स को नकली नोट दे दिया। मुझे लगता है इसे अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बात तुम्हारी सही है शिरका। इस माथुर की पूरी हिस्ट्री खोद के निकालो और इसका फोन ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। उस माथुर की हिम्मत देखी, नकली नोट दिए हमें। वो चाहता ही नहीं था कि हम उसके बच्चे को छोड़े, वो चाहता था कि हम उसे मार दें। अब कुल मिला के ये 1 लाख रुपए और वो गोल्ड स्कैम के 5 लाख, इतना ही बचा है सिर्फ। अरे नहीं, वो 5 लाख अपन का सेफ्टी नेट है, उसको हाथ भी नहीं लगाने का। मुझे तो लग रहा है कि वो विनीत के मर्डर की पनौती लगी है अपने को। अरे तू काहे को दिमाग का दही कर रहा है? उस बच्चे की किस्मत में मरना ही लिखा था। तू सही बोलती, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये सोचना पड़ेगा अपने को। तू चिंता मत कर, मेरे को मालूम है क्या करने का है। एक्सक्यूज मी, अनन्या कुल्हरी। आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? वो मैंने आपको प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में देखा था। आई एम सॉरी, मैं किसी प्लास्टिक सर्जन को नहीं जानती, सो एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानती हूँ कि प्लास्टिक सर्जन के यहाँ जाने की बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मुझे सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखिए, आप अभी मुझसे दूर हो जाइए, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाऊंगी। एक्चुअली अनन्या जी, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने आपके जैसे परफेक्ट लड़की आज तक कभी देखी ही नहीं। आपके पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे, पर मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए। आजकल मेरे हस्बैंड को मुझसे बहुत चिढ़ होने लगी है। डॉक्टर्स के पास जाऊं तो ये करा लो वो करा लो कह के लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे सलाह ले लूं। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए ताकि मेरे हस्बैंड मुझे तलाक ना देकर मुझसे प्यार करने लगे। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। देखिए, मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगी। आप प्लीज़ मेरा नंबर लीजिए। थैंक यू। 78 डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ये कॉस्मेटिक सर्जन वाली बात किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊँगी। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस की जांच हर दिशा में डेड एंड पर पहुंच रही थी। पुलिस को माथुर, राधेश्याम, यहाँ तक कि खन्ना दंपति जो कि गायब थे, उनके खिलाफ अब तक कुछ भी नहीं मिला था। मिताली खन्ना ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर अनन्या से दोस्ती की शुरुआत की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अनन्या ने मिताली को अपने घर में भी इनवाइट किया था, जहाँ दोनों घंटों बात किया करती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी। धीरे धीरे मिताली ने अनन्या के आसपास अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिसकी भनक अनन्या को नहीं थी। अब खुश? खुश? तुम्हें पता है मिताली, एक बार मैंने एक बिकनी शूट किया था, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। वो तो थैंक गॉड मेरी दादी ने अपनी डेथ से पहले मेरे लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया था। बस उसी की वजह से कैसे भी गुजारा कर लेती हूँ। लोगों को लगता है कि अनन्या कितनी खुश है, मॉडल है, फैशनेबल क्लोथ्स पहनती है, हाई फाई लाइफ है, पर किसी को ये नहीं पता कि मैं कितनी अकेली हूँ। मिताली, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड। हम दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। नीता आंटी, नीता आंटी। हैप्पी बर्थडे अनन्या, तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। थैंक यू सो मच। पता है मिताली, मैंने आज तक अपना बर्थडे अपने किसी दोस्त के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। अरे मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, चलो केक काटते हैं। हाँ। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ? अरे हेलो राघव,
मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं, थोड़ा सा बिजी थी। आंटी सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया, घर में पूरा खून ही खून है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंटी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आप ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। आंटी आप प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं आ सकती, और तुम दोबारा मुझे इस नंबर पे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी। आंटी लेकिन हेलो, Are you okay मिताली? हाँ, या ओके। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्यों नहीं किया? क्या चल रहा है? सर वो कुछ ही समय के लिए रहने वाले थे तो पुलिस वेरिफिकेशन किया नहीं था। ये सर रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे। सिर के बगल से हटो, साइड में हटो, चलिए पीछे। हटिए। सर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, शायद इसी वजह से मौत हो गई। सर ये तो नरेन खन्ना है। हाँ सर। इसकी बीवी। ए पेपर ला, पेपर ला। सर, घर में कोई भी क्लू नहीं मिला। ऐसा लग रहा है घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। सुरेंद्र का फोन भी यही है। श्रुति मरने वाला नरेन खन्ना है, उसकी बीवी कहाँ है? नहीं पता सर, नीता आंटी कहाँ है? नंबर तो होगा। जी सर, ये सब 2 नंबर है। घर के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, केमिस्ट की शॉप पे सीसीटीवी है, उसका फेसिंग घर की तरफ है सर। फिर के सीसीटीवी का फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस नीता को ट्रैक करो। सर नीता का फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है सर। ये देखिए, नीता 21 सितंबर की शाम को 5 बजे वहाँ से निकली और उसके बाद घर ही नहीं आई। तो क्या नीता ने जाने से पहले अपने पति का मर्डर कर दिया? सर ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और अगर नीता ने अपने पति का कत्ल नहीं किया तो क्या उसे पता था कि कत्ल होने वाला है, इसलिए वो वापस नहीं आई? हो सकता है सर। वैसे सर ये रात के 11 बजे की फुटेज है। इसमें एक आदमी कार से आता है, ये देखिए, पहले उसने फ्रंट डोर खटखटाया, फिर थोड़ी देर बाद पीछे गया, फिर ये वापस आया, फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ से चला गया। शिरके, इसमें ना ही उस आदमी की शक्ल ठीक से दिख रही है और ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट। एक काम करो, इस समय का डंप डेटा निकालो और जल्द से जल्द नीता का पता लगाओ। ठीक है सर। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ananya. एक मिनट मैं देखती हूँ। मैं हाथ धो के आती हूँ बाथरूम से। मॉम, तुम्हें याद था? कोहली के घर के बाहर जो आदमी था वो किशन माथुर है। हाँ सर, मैंने माथुर की फ़ोन की लोकेशन चेक की। सर माथुर का फ़ोन उस वक्त तक कोहली के घर के पास एक्टिव था जिस समय हमें सीसीटीवी में कार आते दिखी, और लगभग रात के 3 बजे के आसपास उसका फ़ोन वहाँ से मूव किया। ठीक उसी समय सीसीटीवी से कार जाते हुए भी दिख रही है। सही कहा आपने सर, कल रात को मैं वहाँ गया था। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था। आप जिस नरेन नाम के आदमी को ढूंढ रहे वो इस समय सुरेंद्र के नाम से छुप के बैठा है। ये रहा उसका पता, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है। मुझे विनीत की मौत का बदला लेना था उससे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि नरेन ने विनीत को मारा? फोन पे सुनी हुई आवाज़ सर जानी पहचानी लग रही थी, पर उस दिन जब आपने राधेश्याम की फोटो दिखाई तब याद आया कि वो आवाज़ नरेन की ही थी। तो इसलिए तुम नरेन को मारने के लिए चले गए? सोच के तो यही गया था,
लेकिन जब वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद 3 बजे तक मैं वहीं पे रहा। यही इंतज़ार करता रहा कि नरेन और मिताली में से कोई तो वापस आएगा। लेकिन 3 बजे जब दिन निकलने लगा, मुझे लगा कि लोग मुझे वहाँ देखेंगे और उन्हें शक होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय वहाँ पर, इसलिए वापस आ गया। या फिर तुम घर के पिछले दरवाजे से, जो कि खुला हुआ था, अंदर गए और नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि पीछे कोई दरवाज़ा है, वरना मैं पक्का घुस गया होता। शिरके, इसकी कहानी जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, इसको कस्टडी में रखो। हेलो, ठीक है सर। मेरीगोल्ड सोसाइटी में ब्लास्ट हुआ है सर। फेमस मॉडल अनन्या कुल्हारी की मौत हो गई है। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलो पीछे। सर, ये लो इंटेंसिटी IED बॉम्ब था, लेकिन जो भी ये पार्सल खोलता उसे मारने के लिए काफी था। अंदर जा सकते हैं? जी सर। थैंक यू। करडे, स्मिता, पूरा घर चेक करो। सर। मुक्ति। सर, सर, बॉडी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और सर बॉम्ब बॉडी के बेहद करीब ब्लास्ट हुआ है। सर, इनका कहना है कि इन लोगों ने आवाज़ सुनी और बदबू आई तो ये लोग यहाँ पे आए। अपने जन्मदिन पर मौत का आना कितना बेकार इत्तेफाक है। तो किसी ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पे अनन्या को बॉम्ब भेजा। सर, तिजोरी पूरी खाली है। इसका मतलब शिरके, ऐसा भी हो सकता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये दरवाज़ा खुला रह गया हो और बाद में किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और घर से चोरी की। सारा CCTV फुटेज कलेक्ट करवाओ। सर, नरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच हुई। मिताली शाम को 5 बजे घर से निकली और माथुर रात को 11 बजे घर के आसपास आया। फिर मर्डर किया किसने? सर, वैसे मैंने मिताली के कॉल डिटेल्स चेक किए हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये मिताली पिछले 2 हफ्ते से राघव के टच में थे। ये लोग लगातार एक दूसरे से बात किया करते थे, लेट नाइट चैटिंग भी किया करते थे सर। और राघव ने हमें फ़ोन करने से पहले मिताली को फ़ोन किया था और तब से इस मिताली का फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगा ही था राघव हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर, मेरीगोल्ड सोसाइटी की CCTV फुटेज। ये मिताली अनन्या के घर पे क्या कर रही है? वो गई खाली हाथ थी अंदर, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में बैग है, वो भी भरा हुआ। सर, इसका मतलब इस मिताली ने अनन्या के घर में चोरी की, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मिताली को अनन्या की मौत के बारे में पता था और इस बात का इसने फ़ायदा उठाया। सवाल ये है शिरके कि मिताली अनन्या को जानती कैसे थी? नरेन की मौत में मिताली का हाथ हो ना हो, अनन्या की मौत में मिताली का हाथ है। से 1 मिनट, ये देखिए, 4:15 बजे कुरियर वाले ने अनन्या के घर पे एक पार्सल डिलीवर किया और ठीक 5 मिनट बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब बॉम्ब कुरियर से ही डिलीवर किया गया था और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब मिताली अनन्या के घर के अंदर थी। कुरियर वाले का पता लगाओ। सर, क्या रे, देर रात को नीता के साथ चैटिंग करता था, घर का पिछला दरवाजा खुला क्यों रहता था? सुरेंद्र की बॉडी भी तुझे ही मिली, तूने बताया था ना पिछले दरवाजे से अंदर गया था, सामने के दरवाजे से क्यों नहीं गया? तेरे पास तो एक्स्ट्रा चाबी होगी ना? सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। बता। नीता आंटी पहले दिन से लाइन दे रही थी, तो सर एक दिन आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आज तुमने मैनेजिंग कमेटी से
पुलिस वेरिफिकेशन से बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। कोई बड़ी बात नहीं आंटी, आपको और भी कोई हेल्प लगे तो आप बता दीजिएगा। हाँ, वो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। आओ ना। क्या कर रही हो? उनकी चिंता मत करो, मुझे तुम्हें थैंक यू करने दो। फिर सर उसके बाद 2-3 बार सर ये होते रहा है सर, तो मैं नीता आंटी के सारे काम करता था। सारे काम कौन से काम? सर यही बिल देना, ग्रोसरी ला के देना सर, क्योंकि सर एक्चुअली उनको सोसाइटी वालों के सामने ज़्यादा आना नहीं था। सोसाइटी वालों के सामने इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि दोनों वांटेड थे, अखबारों में दोनों की फोटो छपी हुई थी, गोल्ड स्कैम करके भागे। अरे बात समझ में? पिछला दरवाज़ा खुला क्यों रखता था? वो सर ताकि मैं आराम से घर में एंटर कर पाऊँ, ताकि सोसाइटी वालों को पता ना चले और नीता आंटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 तारीख को तूने सुरेंद्र का मर्डर किया और 22 को मिताली को फ़ोन करके ऐसा कुछ बताया तो उसके फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया? नहीं सर, मैंने अंकल को नहीं मारा सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। 22 को तो मैं नीता आंटी से मिलने गया था सर। जैसे मैंने सर घर में एंटर आज देखी और सर तुरंत आंटी सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया। सर मैंने नहीं मारा है सर। सच क्या है मैं बताता हूँ। सुरेंद्र को तेरे और नीता के अफेयर के बारे में पता चल गया, उसने मिताली को घर से बाहर निकाल दिया और उसी रात जाकर के तूने पिछले दरवाजे से घुस के सुरेंद्र का मर्डर किया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक सारा सच सामने नहीं आता तू यही रहेगा, समझा? राघव ने जब मिताली को सुरेंद्र के मर्डर के बारे में बताया तो मिताली भागकर हमारे पास क्यों नहीं आई? कि मिताली का सुरेंद्र के मर्डर में हाथ तो नहीं, या फिर राघव और मिताली ने मिल के सुरेंद्र को मारा और अब ये राघव झूठ बोल रहा है? सर, कुरियर कंपनी का पता चल गया। अनन्या का जो पार्सल आया था पीसीडी कुरियर से आया था, उसका ऑफिस जमजी रोड में। सर मिल गया, ये पार्सल 22 सितंबर को अनन्या कुल्हारी को डिलीवर हुआ था। और मैं पता है, ये बताओ कि किसने डिलीवर किया था? सर मीरा कुल्हारी, उनकी माँ ने। उसकी माँ ने? जी सर, वो 21 सितंबर को यहाँ पे आई थी। वो शहर से बाहर जा रही थी और उन्होंने ये कहा कि शाम 4 बजे तक ये पार्सल डिलीवर कर देना। ये अनन्या की माँ दिखती कैसी थी? सर ये तो इतना क्लियरली याद नहीं है मुझे। यही तो नहीं थी? हाँ सर, ये तो थी वो। तो मिताली ने अनन्या को उसकी माँ के नाम से बॉम्ब पार्सल किया था। अनन्या की माँ के लिए काम कर रही थी वो। सर इस बारे में मैंने अनन्या की माँ से देहरादून में बात की थी। सर उनका कहना है कि उन्हें इस बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट उनका अनन्या से भी कोई लेना देना नहीं। एक बार इस अनन्या ने कोई बिकनी शूट कर लिया था, उसके बाद परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। सर मिताली जैसी कौन आर्टिस्ट का अनन्या जैसी फेमस मॉडल के साथ में कनेक्शन क्या है? ठीक है सर, कनेक्शन मिल गया। दोनों एक ही प्लास्टिक सर्जन के पास जाया करती थी, डॉक्टर काजल शाह। सर मैंने अनन्या का नाम नीता कोहली के आगे मेंशन किया था, लेकिन वो इसलिए ताकि वो श्योर हो जाए कि वो मुझे कैश में पेमेंट कर सकती है, लेकिन मैंने अनन्या का नंबर डेफिनेटली उनके साथ शेयर नहीं किया। देखिए आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में किसी का नंबर हासिल करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अनन्या तो सुपर मॉडल थी। आप हमें इस मिताली और नीता के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्योंकि जो नंबर और एड्रेस आपने दिया है वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। सर वो अपने हस्बैंड के लिए कोई मेल सर्जन ढूंढ रही थी। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को भी प्लास्टिक सर्जरी करानी है, आप कोई मेल डॉक्टर सजेस्ट करेंगी क्या? या डॉक्टर बहराम दस्तूर है, जुहू में क्लिनिक है उनका। आप वहाँ अपने हस्बैंड को ले जाइए, मैं उनको कॉल कर दूँगी। ओके? मुझे यकीन है ये कोहली कपल अपने चेहरे के फीचर्स बदल के देश से भागने की फिराक में था, क्योंकि जब मिताली डॉक्टर काजल शाह से मिली उसके 2 दिन में इनकी फोटो न्यूज़पेपर में छप गई थी। तो देश से बाहर जाने के लिए इनको फेक पासपोर्ट की जरूरत होगी। सर, आपका शक सही निकला। एक नंबर मिला है, नरेन मरने से पहले लगातार टच में था। सर वो नंबर 2 नंबर एक ट्रैवल एजेंट अभित लाकड़ा वाला का है। ये लाकड़ा वाला वही है ना जो फेक पासपोर्ट बनाने के जुर्म में पहले भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ सर, अभी वो अपने पुराने घर से सब ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने सारे इनलीगल धंधे करना छोड़ दिया सर, एंड मैं किसी खन्ना या कोहली दंपति को नहीं जानता। शिरके इसका लैपटॉप देख जरा। नहीं सर, प्लीज पीछे हट, प्लीज पीछे हट। ऐसा मत कीजिए सर। हाँ,
कोहली आए थे यहाँ। अभी ना ज्यादा सवाल पूछने के लिए मत लगा, बता। देश छोड़कर भागना चाहते थे, बोले कि पुलिस ने न्यूज़पेपर में उनकी फोटो छपवा दी है। ऐसे में तो पहले आपको अपना चेहरा बदलना होगा। पर कैसे? अरे किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाए और 2-4 दिन यूँ नया चेहरा, नया नाम, नई आइडेंटिटी, और उसके बाद नया पासपोर्ट, नया देश और नई लाइफ। क्या बोलते हो? उसके बाद फिर कभी कांटेक्ट नहीं किया सर उन्होंने। अभी सुन, तेरा जो 2 अंशों का जोड़ा है ना, आदमी मर गया, औरत जिंदा है, उसकी बीवी, ठीक है, और बीवी ने मर्डर किया है। अब वो जब तुझसे कांटेक्ट करे तो उस वक्त तू हमें बताएगा, समझा? तेरा फोन हम टैप कर रहे हैं, उसको पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, नहीं तो तेरा एक अलग जगह का परमानेंट वीजा लगवा दूंगा। अरे बात समझ में? आबिद भाई, नीता कोहली। जी मैम। आप बस मेरा अकेले का पासपोर्ट बनाना शुरू करिए, मैं आधे घंटे में पैसे लेकर आ रही हूँ। आधे घंटे में? और उस नए चेहरे का क्या हुआ? आपको 2-3 दिन में नई फोटोज मिल जाएंगी। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। चल। सर, नीता ने जस्ट अभी कॉल किया था, वो कल ऑपरेशन करना चाहती है, मैंने कंफर्म कर दिया है। गुड, मैं आपको कॉल करता हूँ। और कितने साइन करने पड़ेंगे आबिद भाई? रूल्स तोड़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं मैम, करना पड़ता है। क्या भी कीजिए सर। 50,000 एडवांस सही रहेगा? हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुके ना मैम, चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, मैं चलती हूँ। बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, मिसेस मिताली खन्ना और नीता कोहली। सर, नरेन और मैं शादी के बाद अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बिजनेस किया करते थे। हम अमीर बनना चाहते थे ताकि पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े, लेकिन हर बिजनेस फेल ही हुआ। फिर लोगों को चीट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। मुंबई के गोल्ड स्कैम का क्या? सर, 3 से 4 लोगों का पैसा वापस नहीं दिया, उसमें 15-20 लाख का फ़ायदा हुआ। हम कनाडा जाना चाहते थे जिसके लिए 15 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। पुलिस से बचने के चक्कर में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते थे और हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही बचे थे। तो इसलिए तुमने विनीत को किडनैप किया? हमें पता था कि किशन माथुर के पास काफ़ी पैसे हैं, इसलिए विनीत को स्कूल के रास्ते से किडनैप किया। सर, ठाके कॉलोनी के बाद हमने एक सुनसान जगह पे घर लिया, वहीं पे विनीत को रखा था सर, और राधे श्याम के नाम पे सिम लिया और उससे कॉल किया। सोच ले, बेटा चाहिए या पैसा? जाने दो अंकल, मुझे प्लीज अंकल जाने दीजिए ना। जब तक तेरा बाप पैसे लेकर नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? खन्ना अंकल, आप? तो इसलिए तुमने विनीत को मार दिया? नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे और इस बारे में नरेन से मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि या तो हम उसे मार दें या खुद पकड़े जाएं। इसलिए नरेन ने विनीत को मार दिया और फिर हमने उसकी बॉडी को एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि उसकी जेब में उसका आईडी कार्ड था। सर, हम प्रोफेशनल किलर्स तो है नहीं। फिर रैंसम का पैसा लेके राघव के घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ तुमने राघव के साथ भी अफेयर किया। अफेयर नहीं सर, राघव ने हमारी काफ़ी मदद की थी, सोसाइटी वालों से लड़ा भी, इसलिए उसे खुश तो करना था ही ना, जैसे राधे श्याम को खुश किया। उसको शक हो रहा था सर हम पर। मैडम, चिट फंड के पैसे की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर आगे के लिए परेशानी होगी। पता कैसे चलेगा किसने कितना पैसा दिया? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो राधेश्याम। मैडम, लेकिन एंट्री? तुम्हें एंट्री यहाँ पे चाहिए या यहाँ? तो आओ फिर। सर, हम किसी भी हालत में
कनाडा जाना ही चाहते थे। लेकिन माथुर के नकली नोटों की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और बाद में तुमने अनन्या से दोस्ती की। सर अनन्या बहुत अकेली थी। मैंने सही बटन दबाया और उसने सब कुछ बोल दिया मुझे पता था वो कैश कहाँ रखती थी, इसलिए मैंने उसके माँ के नाम से बॉम्ब का पार्सल मंगवाया ताकि जब डोरबेल बजे तो मैं बाथरूम के बहाने चली जाऊँ। बॉम्ब कहाँ से मिला? कांजूर मार्ग में एक आदमी था, उसने मना कर दिया। कितने पैसे लिए अनन्या के घर से? 20 लाख रुपए लिए सर, और कुछ ज्वेलरी। नरेन को मार के कनाडा अकेले जाने का प्लान था? नहीं सर, मुझे तो सच में पता ही नहीं चला नरेन को किसने मारा। राघव का फ़ोन आया तो मुझे लगा अगर मैं वहाँ वापस गई तो पकड़ी जाऊंगी सर, इसलिए। घर में पैसा था कितने? 5 लाख और 20-25 हज़ार रुपये होंगे सर। हमें तो कोई कैश नहीं मिली। पुलिस ने मिताली खन्ना को अरेस्ट किया और उस पर धोखाधड़ी और अनन्या और विनीत के मर्डर का चार्ज लगाया। पुलिस ने कांजूर मार्ग से बम बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया, लेकिन एक मिस्ट्री थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी और वो ये थी कि नरेन का कातिल राघव और माथुर अभी भी पुलिस के शक के घेरे में थे। लेकिन अगर ये दोनों कातिल नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? पुलिस ने खबरियों को एक्टिवेट किया और कुछ ही दिनों में पुलिस को एक आदमी के बारे में खबर मिली जो बार में शराब और जुए में काफी पैसे उड़ा रहा था। पुलिस को जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो पुलिस भी हैरान थी। उस आदमी के लोकेशन रिकॉर्ड और सीडीआर को निकलवाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। काम तो तेरे पास है नहीं, ये 5 लाख रुपया कैश आया कहाँ से? नरेन खन्ना को तूने मारा तो क्या करता मैं? जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, सब लोगों को पता था। जिस खन्ना कंपनी के लिए मैं काम करता था उन लोगों ने फ्रॉड किया है। एक दिन नरेन को मैंने एक दुकान से निकलते हुए देखा, मैंने उसका पीछा किया और मुझे मिताली और नरेन के रहने के ठिकाने का पता चला। कुछ दिनों तक नज़र रखने के बाद मुझे पता चला कि पीछे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उस शाम को जब मिताली वहाँ से निकली तो 9 बजे के आसपास मैं घर में घुसा। नीता घर पे नहीं है? राघव नहीं, राधेश्याम। राधेश्याम? लूट के पैसों में मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम लोग मजे कर रहे हो और मैं भूखों मर रहा हूँ। चला यहाँ से। वरना क्या करेगा? पुलिस को बुलाएगा? मैं ही बुला लेता हूँ, वैसे भी वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। राधेश्याम, मुझे धमकाएगा तू? तू मुझे धमकाएगा? तू मुझे धमकाएगा? राधेश्याम गुप्ता को चोरी और नरेन के मर्डर के जुर्म में सजा मिली। ये कितनी चौंका देने वाली बात है कि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरों को धोखा देना, उनका शोषण करना, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी लेने से भी पीछे नहीं हटते। याद रखिए कि किसी के दर्द और तकलीफ की नींव पर बनी इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ये मेन हॉल है और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। ध्यान रहे, हमें हमला तभी करना होगा जब वहाँ सब लोग सो रहे होंगे। सब तैयार? तैयार। 15 दिन बाद का डेट मिल गया है कोर्ट से। पर तब तक हम रहेंगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो, हम सब इंतजाम कर लिए। तुम बैठो गाड़ी पे। हमारा एक दोस्त है, उसका एक रूम खाली है। तुम ये इंतजाम किए हो? ये खटारा लेकर तुम एक लड़की भगाने आए हो? अरे हमको क्या पता था ऐसा हो जाए। प्रताप, अरे रोक लक्ष्मण। पापा, ताऊ जी। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमारा फैमिली की लड़की को? देखिए हमारा बात समझिए।
तुझे भी मारेंगे। साहब क्या हो रहा है साहब? क्या फायरिंग? मैं अभी बैकअप टीम लेकर आ रहा हूं। हाँ सर, आप जल्दी आ जाइए। नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक अपराधी गिरोह ने फिल्मी अंदाज में पुलिस थाने पर धावा बोला और बम बंदूक के जोर पर अपने साथियों को पुलिस की आंखों के सामने छुड़ा ले गए। ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी ही घटना वास्तव में घटी थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस केस में ऐसी कई वारदातें हुई थी जो काफी फिल्मी, काफी हैरत अंगेज थी। कहने को तो ये एक केस था, लेकिन इस केस से कई और केसेस जुड़े हुए थे। एक कहानी में कई और कहानियां उलझी हुई थी। इस केस ने मानो अपराध का पैंडोरा बॉक्स खोल दिया था और अब झूठ, फरेब और विश्वासघात का सैलाब आने वाला था। सर, ये मेरे पति जतिन कुमार है। ये 2 दिन से लापता है सर। उनका फोन भी बंद आ रहा है। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी आपके पति के साथ? मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, जब मैं पटना होम टाउन के लिए रवाना हुई थी। वहां से भी मैंने इनको फोन किया सर, लेकिन फोन बंद ही आ रहा था। मैं जब आज वापस पहुंची तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि वो 2 दिन से घर ही नहीं आए हैं। काम क्या करते हैं आपके पति? सर, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। इंडस्ट्री में सब उन्हें जेके के नाम से जानते हैं। मैंने उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग सभी को फोन किया, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गए हैं। राम राम ताऊ जी, दूध ले आए हम। अरे बेटा, तुम इधर क्यों आई? तुम्हारा भाई किधर है? क्यों ताऊ जी, हम नहीं ला सकते क्या? है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसे अंदर रख दे। अरे रख दे, यहीं रख दे। देख बेटा, कितना अच्छा लगता है ना तुझे हंसता हुआ देखकर। हम जो कुछ भी करते हैं तेरे भले के लिए ही करते हैं बेटा। सर, ये जेके कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं है। इसने 3-4 लो बजट की फिल्में बनाई थी। फिल्म एसोसिएशन के काम में काफी एक्टिव रहता था, इसलिए इंडस्ट्री में सब जानते हैं इसे। जेके के कॉल रिकॉर्ड्स? जी हाँ सर, ये रहे। इसने लास्ट कॉल किसी काव्या साहनी को किया था। काव्या साहनी? मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, तुम लेट मत करना। काव्या साहनी? जी। ओ माय गॉड, जेके 2 दिन से घर नहीं पहुंचा? जेके का फोन 12 तारीख को स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी कॉल उसने आपको किया था। जी सर, वो एक स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। उनकी आने वाली फिल्म की राइटर मैं ही हूँ, इसलिए। अच्छा, इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं? एनीवेज, हम लोग जब आए थे आप कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही थी? वो मैं मनाली जा रही थी, एक स्क्रिप्ट के पर्पज से जाना था। अच्छा होगा कि आप अभी ये शहर छोड़कर ना जाएं। हो सकता है दोबारा इंक्वायरी के लिए हमें आपके पास आना पड़े। जी सर।
प्रताप, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब ना हमें उस घर में नहीं रहना, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। अरे हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे, घबराओ नहीं। तुम क्या ठीक कर दोगे? तुम्हें पता है पापा तुम्हारे नाम से गुस्सा हो जाते हैं, और अब तो उन्होंने हमारा फोन भी तोड़ दिया। हम सब जानते हैं, इसीलिए तो नया फोन लेके आए हैं तुम्हारे लिए। अब हम रात भर खूब बातें किया करेंगे। हाँ। सर, काव्या के अलावा जेके की जिन लोगों से बातचीत होती थी उन सबसे पूछताछ की, लेकिन जेके कहाँ हो सकता है इसका कोई आइडिया नहीं। जेके की वाइफ सीमा की डिटेल्स निकालो, जेके की मेड, उसके पड़ोसियों, सबसे पूछताछ करो कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन कैसे थे। हो सकता है हम बाहर ढूंढ रहे हैं और मामला घर के अंदर का ही है। सब साला बाइक को भी अभी खराब होना था क्या? मशीन है भैया, इंसान थोड़ी ना जो आपकी मार के डर से। चुप रहे, बहुत बोलने लगी आजकल। अरे क्या हो रहा है ब्रिजबा, गाड़ी बिगड़ गया? हाँ पापा। तुम एक काम करो, गाड़ी ठीक करवा के ले आओ, हम नैना को अपने साथ लेके चल रहे हैं। आओ नैना। ठीक है पापा। भैया बाइक से जरा प्यार से बात करके देखिए, शायद चलने लगे। क्या बोला तेरा भाई? फोन नहीं उठाया, शायद रिंग नहीं सुना होगा। सर, आपका शक सही निकला। पड़ोसी ने बताया कि जेके और उसकी वाइफ सीमा के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि सीमा ने जेके से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी। और इन दोनों में जो झगड़े होते थे वो किस बात को लेकर होते थे? सीमा को लगता था कि जेके का कहीं अफेयर चल रहा है। किसके साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? जेके और मेरा अफेयर? किसने कहा आपसे? ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। छुपाने की बात है ही नहीं सर। मेरा और जेके का रिलेशन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल था, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आदि नेम है उसका। हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड आदि की इन्फॉर्मेशन नहीं, जेके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी पत्नी का कहना है कि जेके का अक्सर यहाँ पर आना था। तुम्हारे पड़ोसी का भी कहना है कि वो आता था और काफी वक्त बिताता था तुम्हारे साथ यहाँ पर। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं सर, और क्रिएटिव डिस्कशन में वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सब तो कॉमन सेंस की बात है ना। ज्यादा वक्त दूरियां कम करता है, नजदीकियां बढ़ाता है। ये भी कॉमन सेंस की बात है। मेरे और जेके के बीच में नज़दीकियाँ होना इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट जेके का किसी भी लड़की के साथ नज़दीक होना इम्पॉसिबल था। मतलब? रितेश, रितेश, जेके की शादी से पहले से ही जेके और रितेश का अफेयर चल रहा था। ये तो सोसाइटी और माँ बाप के प्रेशर में जेके ने सीमा से शादी की थी। जेके ने कभी अपनी वाइफ के बारे में जिक्र किया था तुमसे? I mean, कभी उसने ऐसा कुछ कहा था कि उसका और उसकी वाइफ के साथ रिश्ता कैसा है? नहीं सर, पर आई एम श्योर कि सीमा भी खुश नहीं होगी। वैसे सीमा बहुत स्मार्ट लेडी है। उसने जेके से शादी जेके के पैसों के लिए की होगी। अब पैसा हो तो सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है ना, हर ज़रूरत। काव्या झूठ बोल रही है, मैं गे नहीं हूँ। पता नहीं मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों फैला रही है वो। गे है, स्ट्रेट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम जेके को ढूंढ रहे हैं। जेके के बारे में जो जो जानता है वो बता हमें, नहीं तो जेल में कैदी के रोल में कास्ट हो जाएगी तेरी। नहीं सर, बताता हूँ। वो मैं और जेके पार्टनर्स से, और मुझे खुद जेके की बहुत फिक्र है सर। लेकिन अब गलत लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो ऐसा ही होगा ना। गलत लोग? किसकी बात कर रहे थे? काव्या सर, वो बैंक बैलेंस देख के दोस्ती करती है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे शक है कि काव्या ने ही जेके के साथ कुछ किया है। सर, जेके काव्या से मिलने 12 तारीख को जाने वाला था। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। बस मैं यही जानता हूँ सर, और कुछ नहीं पता मुझे।
प्रताप, अभी तो हम मंदिर में हैं, इसलिए तुम हमसे झूठ भी नहीं बोल सकते। तो एक बात पूछे कि तुम सच में हमसे प्यार करते हो या सिर्फ हमारे साथ टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास लग रहा है तुमको? अरे सच में प्यार करते हैं। अगर हमारा बस चले ना तो तुम्हें अभी अपनी पत्नी बना ले। चलो, बड़े आए पत्नी बनाने वाले। अच्छा, यकीन नहीं होता? एक मिनट रुको। लो, बन गई तुम हमारी पत्नी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, मनाली के होटल मैनेजर से जाकर पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? यही कि पिछले हफ्ते जेके रेकी के लिए मनाली गया था और उसके साथ रितेश भी गया था। दोनों एक ही होटल में एक ही कमरे में रुके थे और होटल का नाम था हनीमून। मैं तुझे मार डालूंगी मेरे पति को बदनाम किया तो। आप इतना भड़क क्यों रही हैं? ये होना कोई पाप तो नहीं है ना सर? क्यों सर, मैं तो चुप ही हूँ, लेकिन जिस तरीके से गे वर्ड सुनकर ये भड़क रही है ना, मुझे तो लगता है कि क्या लगता है कि मैंने मारा मेरे पति को? देखिए सर, आ गई ना बात जुबान पर। जेके तो सिर्फ गायब हुआ था ना, तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? सीमा काव्या पे इल्जाम लगा रही है और काव्या सीमा पर। कहीं ये लव ट्रायंगल ही तो जेके के गायब होने की असली वजह नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन इस रितेश को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे टेढ़ा लगा वो। एक काम करो, सीमा और काव्या इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। मुझे इन दोनों के बर्ताव में ही साजिश की बू आ रही है। सर, ये काव्या तो एक नंबर की फ्रॉड निकली। इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी फाइल हुआ है। व्हाट? किसने किया था केस? अभिमन्यु नाम के एक राइटर ने सर। दरअसल 2 साल पहले काव्या मुंबई में एक्टर बनने के लिए आए थे। तब अभिमन्यु की मुलाकात काव्या से हुई। उसने काव्या से अपनी एक कहानी शेयर की, लेकिन काव्या ने उस कहानी को किसी डायरेक्टर को बेच दिया और खुद राइटर का क्रेडिट ले लिया। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है सर, तुलसीदास नाम के एक प्रोड्यूसर ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में काव्या के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी 35 लाख के गबन के आरोप में। काव्या ने उससे फिल्म बनाने के लिए एडवांस लिया था, लेकिन ना तो उसने फिल्म बनाई और ना ही उसके पैसे लौटाए। ये जो कह रही है ना कि आदि नाम का इसका कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ इसकी एक मनगढ़ंत कहानी है। आई थिंक जेके के गायब होने में कोई ना कोई काव्या का लिंक जरूर है। बुलाओ काव्या को। सभी टोल नाका पे काव्या की फोटो सर्कुलेट करवा दिया सर। एक तो ये जेके गायब है, ऊपर से अब काव्या भी गायब हो गई। इन दोनों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना है। सर काव्या के लैंडलॉर्ड का फोन था। काव्या के पड़ोसियों ने शिकायत की है कि काव्या के घर से काफी बदबू आ रही है। व्हाट? ये तो जेके है सर। जब सीमा ने कंप्लेन की थी, काव्या को हमें तभी अरेस्ट कर लेना चाहिए। तभी जगह नाकाबंदी किया था कि काव्या ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। काव्या, बहुत हो गई तुम्हारी कहानियां। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों मारा जेके को? सर, मैंने नहीं मारा है जेके को, वो सब आदि ने किया था। फिर से आदि, तुम्हारा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड? नहीं सर, आदि सच में है और उसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सर। और विक्रांत और अजीत एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर नव्या सारे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है
अच्छे स्क्रिप्ट है, बट व्हाट आई थिंक कि क्लाइमैक्स में अगर हीरोइन की जगह हीरो को दिया जाए तो। नहीं सर, यही क्लाइमैक्स सही है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज हैं और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लड़कियों के ऊपर कहानियां लिखी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओह, आई एम सो सॉरी। ही इज आदि, माय क्रिएटिव डायरेक्टर। एक्सक्यूज मी, अब मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आप लोग ज़रा बात कीजिए, मैं आता हूँ। हम लोग स्टोरी सेटिंग के लिए अक्सर मिलने लगे थे। मिलते मिलते काफ़ी करीब आ गए। इतने करीब कि आदि तुम्हारे साथ रहने लगा? लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। आदि को तो मुझ में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। आदि और जेके ने मुझे लूटा है सर, मेरे सारे पैसे लूट कर भाग गए। जेके इतना बड़ा आदमी था, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड करेगा? सर एक फ्रॉड ही तो करेगा। जेके ने काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को लूटा है सर। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले आदि और जेके ने मिलकर एक प्रोड्यूसर से वेब शो बनाने के लिए कहा था और उससे उन्होंने 35 लाख रुपए लूटे थे। उन्हीं रुपयों के चक्कर में उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। और उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा आदि। जेके काव्या, मैंने कुछ नहीं किया जान के। ये जेके मुझे मारने आता तो सेल्फ डिफेंस में मुझसे मर गया। काव्या, मैंने जान के नहीं मारा। काव्या, क्या करेंगे? आदि के प्यार में पागल हो गई थी मैं, और वो सब देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आदि ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जेके की लाश को एसी रूम में रखने का आइडिया किसका था? आदि का ही था सर। आदि ने मुझे फोन पर जो जो करने को कहा मैंने वही किया। लेकिन जब आदि को ये पता चला कि पुलिस जेके को ढूंढ रही है तो आदि ने मुझसे बात करनी कम कर दी। मेरे 11 लाख रुपए धोखे से लूट कर ले गया और तब से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। 11 लाख? और कब हुआ ये? कल ही सर। काव्या, आखिरी मौका दे रहा हूँ, जो भी सच है वो सच बता दो। लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब आदि ने किया है। आदि ने ही जेके को मारा है। आदि ने मेरे पैसे लूटे हैं। सच रख लो ऐसे, अच्छे से खातिरदारी करना ही की। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ी हुई है कि उसका आदि बॉयफ्रेंड है जो उसके भी 11 लाख रुपए लेके भाग गया। ये काव्या एक पेशेवर फ्रॉड है सर, और इस तरह के लोग एक्टिंग में बहुत माहिर होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग कहानियां सुनाकर हमें गुमराह कर रही है। लेकिन काव्या से बिना सिर पैर की कहानी क्यों सुनाएगी? काव्या एक राइटर है, अगर उसको झूठ बोलना ही है तो कम से कम ऐसा झूठ बोलेगी जो सुनने में हमें सच लगे। मनीष, एक काम करो, काव्या जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के लोगों से बात करो और पता करो कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है क्या। हाँ सर, एक लड़का आता तो था। तो क्या वो काव्या के साथ उसके घर में रहता था? सर, हम दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। कुछ नेबर्स ने बताया सर कि उन्होंने किसी लड़के को काव्या के घर आते जाते देखा तो था, लेकिन उसका नाम नहीं पता उन्हें। वो दावे से नहीं कह सकते कि आदि उसी घर में काव्या के साथ रहता था। काव्या के घर से कुछ मिला? नहीं सर, हालांकि दोनों लिव इन में थे तो काव्या के घर से आदि का शेविंग किट, कपड़े, जूते वगैरह कुछ तो मिला चाहिए था सर। काव्या के मोबाइल में भी आदि की कोई भी फोटो नहीं है और नहीं काव्या के सोशल मीडिया अकाउंट पर। मैं उसके दोस्तों से बात करता हूँ सर, हो सकता है जो बात नेबर्स को ना पता हो वो उसके दोस्तों को पता हो। मैं काव्या की माँ से भी मिलता हूँ, जिसने सालों से काव्या से अपना रिश्ता तोड़ रखा है। मैं जाके बात करता हूँ उनसे। ठीक है, एक बार बात करके देख लो। लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है कि हर कहानी की तरह काव्या की ये कहानी भी छोटी है। सर, जब मुझे काव्या की ही खबर नहीं है तो उसके बॉयफ्रेंड की कैसे खबर होगी? पिछले 1 साल में आपकी बेटी ने आपको कभी तो फोन किया होगा? नहीं सर, वो एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई चली गई। उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। एक बात कहूँ सर, काव्या बड़ी ही मतलबी लड़की है। वो जो कुछ भी आपको बता रही है ना, उस पर विश्वास मत कीजिएगा, वो आपको धोखा ही मिलेगा। सर, काव्या से जब भी बात होती थी वो आदि का नाम विदाउट फेल लेती थी। बहुत तारीफ किया करती थी उसकी। नीलिमा, क्या आप कभी आदि से मिली हैं? आए, ये है आदि। हाय।
अच्छा बहुत हो गई बातें, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। सर काव्या आदि को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, हर वक्त उसका हाथ पकड़े रहती थी, इसलिए आदि से मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अच्छा, क्या आदि भी काव्या से प्यार करता था? सर आदि का तो पता नहीं, पर काव्या आदि के पीछे पागल थी, 1 मिनट भी उसके बिना रह नहीं पाती थी वो। What? आदि वाकई में? जी हाँ सर। अगर आदि वाकई में काव्या के घर में रहता था तो वहां से उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलना चाहिए था। मनीष एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बोलो कि काव्या का घर अच्छे से स्कैन करे। आई एम 100% श्योर वहां से आदि का कोई ना कोई डीएनए सैंपल जरूर मिलेगा। ओके सर। इस काव्या का कोई बड़ा प्लान लगता है। पॉसिबल है कि इसने अपनी फ्रेंड नीलिमा से जानबूझकर आदि को मिलवाया हो, ये सोचकर कि बाद में अपना सारा क्या धरा आदि पर डाल देगी। सर काव्या की अकाउंट डिटेल्स, 11 लाख रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर जरूर हुए थे, लेकिन वो दूसरा अकाउंट भी काव्या के नाम पर ही है और उसने पैसा उस जगह से निकाला जहां का सीसीटीवी खराब था। अरे किस कमीने ने पत्थर पटक रखा बीच में है? अरे कौन है बे? आदि है सर, आदि है। वो मेरे दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया। वो दिल्ली का रहने वाला है और उस दिन मैं दिल्ली जा रही थी उसे ढूंढने के लिए और रास्ते में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। काव्या बस, बहुत हो गया है। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? प्लीज समझिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो काव्या? तुम्हारे किरदार तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगे हैं। आदि का जो तुमने हमें फोन नंबर दिया था वो फोन नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई धोखा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। धोखा नहीं, विश्वासघात हुआ है और आदि ने किया है मेरे। आदि 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 का कोई फोटो नहीं है तुम्हारे पास, यहां तक कि उसका फोन नंबर तक नहीं है तुम्हारे पास। तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने जेके को मारा है? मैं क्यों मारूंगी जेके? मतलब साफ है, तुम और जेके मिलकर लोगों को लूटते थे। उन पैसों के बंटवारे को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और तुमने मार डाला जेके को। ये देखो तुम्हारे अकाउंट की डिटेल, अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में तुमने पैसे ट्रांसफर किए और फिर ऐसी जगह से जाके निकाल लिए जहां का सीसीटीवी खराब था। सर मुझे नहीं मालूम कि ये दूसरा अकाउंट मेरे नाम पे किसने बनाया और क्यों बनाया है। सर मेरे पास एक ही अकाउंट है और उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बेकसूर को सजा दिलवा रहे हैं और जो गुनहगार है वो बाहर आजाद घूम रहा है। फिल्म डायरेक्टर की लाश काव्या के घर से मिली। काव्या जो इस केस में इससे पहले अहम गवाह थी, अब वही काव्या इस केस की मुख्य आरोपी बन चुकी थी। काव्या ने जिस आदि नाम के शख्स का जिक्र किया था, क्या वो वाकई में था या लेखिका काव्या ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक काल्पनिक पात्र रचा था, या काव्या महज एक कठपुतली थी जिसकी डोर किसी मास्टरमाइंड के हाथों में थी? अगर काव्या एक मोहरा थी तो फिर कौन था इस खेल का असली मास्टरमाइंड? देखो काव्या, तुम घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये सब आदि ने किया है। काव्या, हमें आदि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, आदि का स्केच बनवा सकती हो तुम? सर ये स्केच काव्या के दोस्त नीलिमा को दिखाया, उसने कंफर्म किया कि आदि कुछ ऐसे ही दिखता था। स्केच को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया। आदि इतने वक्त से था लेकिन किसी को नजर नहीं आया। काव्या के घर पे आदि ने एक अपना निशान तक नहीं छोड़ा। आई एम 100% श्योर ये कोई आम अपराधी नहीं है, इससे पहले भी इसने कई क्राइम किए होंगे। तो सर आपको ऐसा लग रहा है कि काव्या बेगुनाह है? नहीं, अगर काव्या बेगुनाह होती तो एक लाश के साथ नहीं रहती। मुझे लगता है काव्या और आदि पार्टनर होंगे और आदि ने काव्या को डबल क्रॉस किया होगा। सर फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से कॉल था। उनका कहना है कि आदि की शक्ल क्रिमिनल से मिलती है जिसने फरीदाबाद से एक लड़की को भगाया था और कुछ दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली थी। देव नाम है उसका। ये देखिए सर। यानी आदि और देव एक ही है? आई थिंक सर इस बार काव्या सच बोल रही थी।
काव्या ने हर बार आधा सच बोला है। ये भी मत भूलो कि उसने जेके की लाश को इतने दिन तक छिपा के रखा और फिर भागने की कोशिश की। अगर काव्या भागने में कामयाब हो जाती तो शायद आदि के साथ आज वो भी फरार होती। अरे पापा नमस्ते। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। अच्छा आप अंदर तो आइए प्लीज। हाँ वो बेटा 3 घंटे में फ्लाइट है और पेपर्स के लिए कहा था। पेपर्स रेडी हैं, आप आदिति से बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में लेके आया। ओके ओके बैठिए आप। अरे पापा माय स्वीट हार्ट, कैसे आप? एकदम अच्छा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नो नो इट्स ओके। देखो पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए तुम्हारी शादी को। वैसे पापा पता मुझे भी नहीं चला कि कब जिम की वो पहली मुलाकात शादी में बदल गई और आज देखो शादी को 2 साल भी हो गए। अब इसे ऊपर खींचो। परफेक्ट, एकदम सही। अब आपको कोई इंजरी नहीं होगी। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तभी तो सुमित को काम पे रखा था। मतलब आग उसी दिन लग गई थी। पापा लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि सुमित बहुत सिंसियर है। आपको याद है वो जावेद वाला इंसिडेंट? अरे जावेद सर आप ठीक तो हैं? एक मिनट, अरे बर्फ लेकर आओ, जल्दी 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 बर्फ लेकर आओ। क्या वो जावेद? अरे कुछ नहीं मैम, वो मोच आ गई है, सर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वॉज इन टोटल मेस। थैंक गॉड सुमित वहां था। सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स जावेद ही हैंडल करता है। अब मैं क्या कहूंगी उन्हें? मैम एक बात कहूँ अगर बुरा ना माने तो। कहो। एक्चुअली जावेद सर के साथ वर्कआउट करते करते सभी सेलिब्रिटीज मुझे जानने लगे। अगर आप कहें तो मैं एज एन ट्रेनर ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है। ओके। और हाँ मैम नहीं अदिति। ओके अदिति। लेकिन तुम दोनों की शक्ल देखने लायक थी जब मैं रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचा। तुम लोग ऐसे ऐसे डर रहे थे जैसे कॉलेज में लड़के लड़की नहीं मिलते छुपके। अब पापा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पापा के सामने ऐसे अचानक आ जाऊंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड तो ही जाता है ना। बट बेटा आई एम हैप्पी फॉर यू। गुड चॉइस। पापा ये पेपर्स मैंने चेक कर लिया, प्लीज एक बार आप भी चेक कर लीजिए। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पापा। लेकिन मेरी पार्टी बाकी रही, लौट के मिलते हैं। मनीष, इंफॉर्मेशन मिली है कि आदि उर्फ देवा जैसा दिखने वाला आदमी अहमदाबाद में दिखा। सॉरी सर, लेकिन कुछ दिन पहले वैसे ही एक आदमी हमें जयपुर में भी दिखा था। सर क्या हुआ सर? ये देवा नहीं है सर। सर पिछले 3 साल में हमने आदि उर्फ देव के लिए 7 जगहों पर रेड मारी, लेकिन हर जगह से हम सिर्फ नाकाम हुए हैं। आई नो 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ एक आदमी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस बार भी हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, बट वी हैव टू टेक सच चांसेस। ये देव और आदि ही है सर। लग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। एक काम करो मनीष, इसके घर, इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार पूरी तसल्ली करने के बाद ही हाथ डालेंगे। क्लियर? क्लियर सर। हाँ 2 डील ऑर्डर हो गई जिम की। अब हमारी नई 2 जिम खुलेंगी। अरे तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। अच्छा तुम रेडी हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सॉरी 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 बोलने लगी। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल माफ नहीं करने वाली इस बार। अच्छा। लेकिन अब बार बार कोई इतनी बार बोले तो फिर करना तो पड़ता ही है ना। आफ्टर ऑल फ्रेंड है तो फिर क्या ही बोल सके। सुमित क्या हुआ? दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रहे हो? अरे पता नहीं ये लोग कौन है। पहले जिम के बाहर खड़े थे और घर तक आ गए। कौन है ये लोग? ये शायद ना मेरे भाई के भेजे हुए गुंडे। एक्चुअली बेबी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कि ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। मेरा भाई ना मेरे फादर की सारी जायदाद बेचना चाहता है जिसके मैं खिलाफ हूँ। पक्का उसके लिए उसने मुझे भेजा। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे रुको 2 मिनट दो मुझे। अतिथि जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम पुलिस हैं। दरवाजा नहीं खुलेगा।
आपको जो बोलना है बाहर से बोलिए। आपका पति सुमित एक अपराधी है। आदि, देव, अरुण, ऋषि, कई नामों से उसने कई लोगों को ठगा है, कई मर्डर भी किए हैं। मैं ऐसा क्यों करूँ? झूठ बोल रहे हैं, पुलिस वाले नहीं गुंडे। चलो अगर आप सच में पुलिस वाले हैं तो अपनी आईडी दिखाइए। अब हाँ ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैं वीडियो कॉल पे आपको अपना आईडी दिखाता हूँ। अदिति जी, ये देखिए हमारा आईडी। अभिमन्यु जिंदल, इनकी आईडी तो असली लग रही है। दीदी तुम कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुमने कभी असली पुलिस वालों की आईडी देखी? तो तुम्हें कैसे पता है असली है नकली? हाँ दीदी, ये गुंडे मुझे मार देंगे। देखो मैं पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ, दरवाजा मत खोलना, ठीक है? आदिति, मैंने तुम्हें कहा था ना इनसे बात मत करो, पूरे घर के चारों तरफ फैल गए। हेलो अदिति, आप हमारा यकीन कीजिए, ये सुमित पहले मुंबई में था, वहां से भाग कर आया है। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सुमित यहाँ आने से पहले विजयवाड़ा में था और वो बेसिकली बनारस से है। बनारस? जी हाँ, बनारस। सुमित के फादर शंभुनाथ वर्मा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनका कपड़ों का बिजनेस है। देखिए अदिति जी, हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। आप प्लीज हमें अंदर आने दीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप सुमित को नुकसान पहुंचेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सर, ये लड़के तो मान ही नहीं रहे। दरवाजा तोड़ के अंदर जाएं क्या? नहीं, दरवाजा नहीं तोड़ सकते, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। और हम 100% ये भी श्योर नहीं है कि हमारा ये टारगेट सुमित वही अपराधी आदि और देव है जिसकी हमें तलाश है। पता है ना, पिछली बार जब गलतफहमी हुई थी तो कमिश्नर साहब को कितनी सफाई देनी पड़ी। मनीष, एक काम करो, बनारस में शंभुनाथ को फोन करो और पता करो कि सुमित नाम का उनका कोई बेटा है भी या नहीं। क्विक, एक्ट फास्ट। ओके सर, ओके ठीक है सर। अदिति ने जो कुछ भी बताया वो सच है। बनारस पुलिस ने कंफर्म किया है कि शंभुनाथ वर्मा का बेटा ही सुमित है, जो सालों पहले घर छोड़ के चला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेट को लेकर फिर से हमें कोई गलतफहमी हुई है? दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद से होते हुए पुलिस की तहकीकात उन्हें अब अहमदाबाद ले आई थी। क्या इस बार पुलिस का निशाना सही टारगेट पर लगा था, या सुमित को आदी समझना पुलिस की एक भूल थी? सालों से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा बहरूपिया क्या फिर एक बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया था? पुलिस अब भी असमंजस में थी, लेकिन अदिति को सुमित पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास था। लेकिन शक और यकीन के इस तराजू का पलड़ा आखिर में किस ओर झुकेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल था। हेलो अदिति जी, प्लीज एक और रिक्वेस्ट है। मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ, वो फोटो आप अपने पति सुमित को दिखाइए। मैं एक और रिक्वेस्ट है अदिति जी, जब सुमित ये फोटो देख रहा हो तो आप उसका रिएक्शन नोट करना प्लीज। ठीक है। सुमित, ये फोटो देखना। कौन है ये? एक पल को लगा तुम जानते हो इसे। अरे नहीं जानता मैं इसे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है या उनकी बात पर भरोसा? सुमित, गुस्सा मत हो, मैं बस उनका शक दूर कर। तुम्हें उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं उनसे बात नहीं करती तो वो अंदर घुस जाते। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ चेक करने के लिए। कुछ भी हो जाए प्लीज दरवाजा मत खोलो उनकी बातों में आके, समझे? सर। जी अदिति जी। सुमित ने इस लड़की को नहीं देखा। फोटो देखने के बाद बदलाव आया सुमित में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अदिति जी, मैं समझ सकता हूँ सुमित आपका पति है, उसमें शक करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, सुमित 9 मर्डर कर चुका है और 6 आपकी जैसी भोली भाली लड़कियों को ठग चुका है, अलग अलग नाम से, अलग अलग शहरों में। अदिति जी, मैं आपको ना इसके अलग अलग गेटअप में फोटो भेज रहा हूँ, आप उनको चेक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये सब एक ही आदमी के फोटोग्राफ्स हैं, ये सब एक ही आदमी है। अदिति जी, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुमित के पास जाइए और उसको उसके असली नाम बावला के नाम से पुकारिए। बावला? हाँ, क्या हुआ?
बावला कौन है? तुम बावला को नहीं जानते तो रेस्पॉन्ड क्यों किया? अरे मैंने कहाँ रिएक्ट किया? तुम मुझे बेकार में इरिटेट कर रही हो। वो लोग तो चाहते हैं कि हम दोनों झगड़े और उनको मौका मिल जाए। प्लीज तुम समझो, तुम नीचे जाओ और मुझे यहाँ पे देखने दो। प्लीज जाओ जाओ जाओ। उन्होंने बावला नाम पे रिएक्ट किया। अदिति जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आपका पति सुमित असल में एक अपराधी है। बावला गुज्जर असली नाम है इसका। इसने अपने क्राइम की शुरुआत तब की थी जब ये सिर्फ 15-16 साल का था, और तब इसने 3 मर्डर की सुपारी ली थी। हमारे पापा, भाई और ताऊ जी तीनों को मार दो। हम मर्डर नहीं कर पाएंगे। बावला प्रताप तुम्हारा गुरु था, वो तेरा सारा खर्चा उठाता था, बड़े भाई जैसा था तेरा। और हीरा, वो तो तेरा भी गुरु था। क्या तुम दोनों नहीं चाहते हो कि जिन्होंने तुम्हारे गुरु को तड़पा तड़पा के मारा है, तुम भी उनसे बदला लो? और पैसे चाहिए ना? ये लो, मार दो तीनों को। हो जाएगा। जब ये सुमित उर्फ बावला गुज्जर जेल में था तब इसने वहां पर अपने बहुत सारे दोस्त बनाए और दुश्मन भी। इसके दोस्तों ने गिरोह बनाकर इसको जेल से छुड़ाया था। फिर जेल से भाग जाने के बाद इसने अपने सभी दुश्मनों को ढूंढकर एक एक करके मार डाला। आपको पक्का यकीन है ना कि सुमित ही बावला है? जी अदिति जी, हमें पूरा यकीन है कि ये सुमित ही बावला गुज्जर है। और जिस सुमित की इसने आइडेंटिटी ली वो इसे जेल में मिला था। जेल में ही इसकी मुलाकात हुई थी उससे। वो अभी भी जेल में है। क्या? और अदिति जी, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सुमित बावला गुज्जर नहीं है तो फिर साल में 3 बार बावला गुज्जर के पिता दीनानाथ गुज्जर को फोन क्यों करता है? जब हमने सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तब हमें ये बात पता चली। ये रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुमित बावला है? हाँ, मैं हूँ बावला गुज्जर। सुमित, क्या कर रहे हो तुम? अगर जिंदा रहना ना। अदिति, क्या हो रहा है अंदर? मनीष, तुम ऊपर जाओ, ऊपर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। चौबे, तुम खिड़की के रास्ते से किचन के अंदर जाओ और वहां पर अलर्ट रहो। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। तुम और मनीष एक साथ अंदर मूव करोगे। फोन मिला, उस इंस्पेक्टर को फोन मिला। हेलो इंस्पेक्टर, रास्ता खाली कर, मुझे बाहर जाना वरना मैं इसे मार दूंगा, समझा? ए, देख 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 देख, अदिति को कोई नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, देख हम अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी तेरे से कह रहा हूं, तू बाहर आ जा, सरेंडर कर दे। ए, फालतू डिस्कशन नहीं, रास्ता खाली कर, मार दूंगा मैं इसको, मेरे में खून सवार है, समझा? खाली कर। हाँ हाँ, दे दे, देख देख, हम पीछे हटे हैं, हम पीछे हटे हैं, लेकिन तू लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रास्ता खाली कर रास्ता खाली। मनीष, चौबे, तुम दोनों अपनी पोजीशन पे हो। 1 2 रुक जा, मार दूं इसको। अदिति, अदिति तुम ठीक हो? मैंने और जेके ने मिलकर तुलसीराम को 35 लाख का चूना लगाया था। जेके बड़ा ही लालची था। जब बंटवारे का समय आया तब उसे 60% चाहिए था, जो मुझे मंजूर नहीं, और जो मुझे मंजूर था वो उसे नहीं। इसलिए ए आदि, ज्यादा शाना मत बन, और ये बात मत भूल कि तेरा असली नाम आदि नहीं है, बावला गुजर है, बावला गुजर। वह बड़ा है मुझे सिखाने वाला। 3 मर्डर किए हैं तूने, खुद को देखा है? खूनी है तो खूनी। 3 नहीं 4। 4? आदि, जेके काव्या की मदद से मैंने जेके की लाश को उसके घर पर छुपाया। काव्या को मैंने लालच दी थी कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे पैसे दूंगा, लेकिन ना तो मैं उससे शादी करना चाहता था, ना ही उसे पैसे देना चाहता, इसलिए चुप करके वहां से निकल गया, उसे उसके हाल पर छोड़कर। आदिति को जब पहली बार देखा तो लगा मालदार पार्टी है। फिर जानबूझकर जिम ट्रेनर को इंजर्ड कराया और जिम में जगह बनाई। फिर आदिति के दिल में पता ही नहीं चला कि आदिति से सच्चा प्यार कब हो गया। जब से वो मिली थी मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। एक नेक जिंदगी जी रहा था मैं आदिति के साथ। इसीलिए आदिति के गले पे चाकू रख दिया? नहीं सर, रखा था पर चला नहीं पाया। अगर आप ना आते ना
तो एक शराफत की जिंदगी जी रहा होता मैं अपनी अतिथि के साथ। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले की जिंदगी कभी आबाद नहीं होती। तुझे तेरे एक एक जुर्म की सजा मिलेगी, एक एक जुर्म की। बावला उर्फ आदि उर्फ सुमित इस वक्त पुलिस हिरासत में है। उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और मर्डर के अब तक 23 मामले दर्ज हुए हैं। जब इंसान की नीयत बदल जाती है तो उसकी नियति बदलने में देर नहीं लगती। जिस दिन बावला ने पैसों की लालच में जुर्म का रास्ता चुना, उसी दिन उसकी नियति तय हो गई थी। बावला अपने अतीत को भुलाकर अदिति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन अपराध की नींव पर खड़ी इमारत और झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता अक्सर टूट जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।